हाँ, तो 12th क्लास देखो बेटा, अपने कौन सा पार्ट चल रहा था? चौथा पार्ट चल रहा था। ठीक है, 10 पद हमने उसके पढ़ लिए थे, दोहे। ठीक है, 10 दोहे हमने पढ़ लिए थे। आज कौन सा पढ़ेंगे? 11वां पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए 11वें दोहे में कवि ने क्या बताया इसमें। ठीक है, जो मृग है, ठीक है, उसकी तुलना किससे की है कवि ने? सांसारिक व्यक्ति से की है। ठीक है बेटा, सांसारिक व्यक्ति से की है। ठीक है, मृग की तुलना किससे की है? जो सांसारिकता में डूब जाता है व्यक्ति, माया मोह के जाल में फंस जाता है, उससे की है। ठीक है बेटा, तो देखिए परी का अर्थ यहाँ क्या लिया गया है? परी का अर्थ होता है पढ़कर, यानी जाल परी सांसारिकता के जाल में पढ़कर। ठीक है बेटा, जाल परी से मतलब कि किससे लिया गया है? सांसारिकता के जाल में पढ़कर। और कुरंग का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? मृग से। ठीक है बेटा, कुरंग का क्या अर्थ है? मृग है। और अकुलात, अकुलात का अर्थ क्या होता है? व्याकुल होने से या झटपटाने से लिया गया है। ठीक है बेटा, अकुलात का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? व्याकुल होने से या झटपटाने से लिया गया है। और सुरझी का मतलब क्या होता है? सुलझने से। ठीक है बेटा, सुरझी का अर्थ क्या होता है? सुलझना होता है। और उर्जत का अर्थ क्या होता है? उलझना। ठीक है बेटा, सुरझी का अर्थ क्या होता है? सुलझना। और उर्जत का अर्थ क्या होता है? उलझना। ठीक है बेटा, तो किस तरह से देखिए कवि ने इसमें जो मृग है, ठीक है, जिस प्रकार से मृग एक जाल में फंस करके व्याकुल हो जाता है बाहर निकलने के लिए, उसी प्रकार जब व्यक्ति सांसारिकता में डूब जाता है, ठीक है, तो किस प्रकार से वो सांसारिकता के माया मोह में फंस जाता है और वहाँ से निकलना उसके लिए कठिन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो मृग की तुलना किससे की है कवि ने इसमें? सांसारिक व्यक्ति से की है। ठीक है, तो देखिए सांसारिक व्यक्ति से ग्रस्त जो व्यक्ति है, ठीक है, उसके बारे में क्या कहा है कवि ने? को छूटियो इह जाल परी कत कुरंग अकुलात। कवि इसमें कह रहे हैं कि अरे लालची मृग, तुम इस जाल में फंस करके अब व्याकुल क्यों हो रहे हो? अर्थात तुम इस जाल में फंस करके क्यों झटपटा रहे हो? ज्यों ज्यों सूरजी भजियो चाहत, जैसे जैसे तुम इसमें से सुलझना चाहते हो, त्यों त्यों उर्जर जात, तुम इसमें और भी अधिक उलझते जा रहे हो। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं इसमें कवि? कि को छूटियो यही जाल परी कत कुरंग अकुलात। कवि इसमें कह रहे हैं कि अरे लालची मृग, तुम इस जाल में फंस करके व्याकुल क्यों हो रहे हो? अर्थात तुम इस जाल में फंस करके क्यों झटपटा रहे हो? ज्यों ज्यों सुरजी भजियो चाहत है, जैसे जैसे तुम इसमें से सुलझना चाहते हो, त्यों त्यों उर्जर जात, वैसे वैसे तुम इसमें और भी अधिक उलझते जा रहे हो। अर्थात क्या कह रहे हैं कवि? किससे कह रहे हैं? सांसारिक व्यक्ति से कह रहे हैं। कि किससे कह रहे हैं? सांसारिक व्यक्ति से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि तू इस व्यक्ति से क्या कह रहे हैं? कि तुम इस सांसारिकता के जाल में फंस गए हो और अब तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है, अर्थात इस सांसारिकता के जाल में पड़ करके तुम दुखी क्यों हो रहे हो? ठीक है बेटा, कवि क्या कह रहे हैं कि सांसारिकता में डूबे हुए व्यक्ति से कि हे सांसारिक व्यक्ति, तुम इस सांसारिकता के जाल में फंस करके अब दुखी क्यों हो रहे हो? ज्यों ज्यों सूरजी भजियो चाहता है, तुम जैसे जैसे इस सांसारिकता के जाल से बाहर निकलना चाहते हो, त्यों त्यों उर्जर जाते, तुम वैसे वैसे इसमें और भी अधिक उलझते जा रहे हो। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार सांसारिकता के जाल में फंस जाता है, उसका वहाँ से निकलना कठिन हो जाता है। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं कवि? कि जो भी सांसारिक व्यक्ति है वो सांसारिकता के जाल में फंस जाता है, माया मोह में फंस जाता है, ठीक है, तो उसका वहाँ से निकलना कठिन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर से देख लीजिए इसका कि को छूटियो यही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरजी भजियो चाहते हैं त्यों त्यों उर्जर जात। तो कवि मृग को संकेत करते हुए क्या कह रहे हैं कि अरे सांसारिक व्यक्ति, तुम इस सांसारिक जाल में पड़ कर के क्यों व्याकुल हो रहे हो? ज्यों ज्यों सूरजी भजियो चाहता है, जैसे जैसे तुम इस सांसारिकता के जाल से बाहर निकलना चाहते हो, त्यों त्यों ऊर्जा जा, तुम वैसे वैसे और भी अधिक उसमें उलझते जा रहे हो। ठीक है बेटा, अर्थात क्या कहना चाहते हैं कवि कि जो भी व्यक्ति सांसारिकता के जाल में एक बार फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना अधिक कठिन हो जाता है, अर्थात वो सांसारिकता के जाल से बाहर नहीं निकल पाता है।
ठीक है बेटा। तो इसमें कवि ने किसके प्रति दुख व्यक्त किया है? जो व्यक्ति सांसारिकता के जाल में फंस जाता है उसके प्रति व्यक्ति ने क्या है? निराशा का भाव व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है। ठीक है। और इसमें मृग की तुलना किससे की है कवि ने? सांसारिक व्यक्ति से की है। ठीक है बेटा। और क्या आ जाएगा इसमें? विशेष में क्या आ जाएगा? और इसमें कि कवि ने इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? कवि ने इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है बेटा। और त्यों त्यों शब्द यहाँ क्या आया है? 2 बार आया है। ज्यों ज्यों यहाँ कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो देखिए बेटा यहाँ पे एक ही अर्थ निकल रहा है। ज्यों ज्यों का क्या अर्थ निकल रहा है? जैसे जैसे। और त्यों त्यों का क्या अर्थ निकल रहा है? वैसे वैसे। ठीक है। तो एक ही अर्थ निकल रहा है दोनों शब्दों का। ठीक है बेटा। तो इसमें कौन सा अलंकार आ जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाएगा। ठीक है। अगर ये दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता, ठीक है बेटा, यहाँ पे त्यों का अर्थ निकलता है, यहाँ पे त्यों का अर्थ अलग निकलता, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता? यमक अलंकार होता। ठीक है। लेकिन इन दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ निकल रहा है और यहाँ दोनों का एक ही निकल रहा है। ठीक है बेटा। तो कौन सा अलंकार आ जाएगा इसमें? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाएगा। ठीक है। और कवि ने इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया है। ठीक है। और कवि ने किसके प्रति निराशा का भाव व्यक्त किया है? जो व्यक्ति भगवान की आराधना को छोड़ करके सांसारिकता में डूब जाते हैं उनके प्रति कवि ने कौन सी भावना को व्यक्त किया है? निराशा की भावना को उन्होंने व्यक्त किया है। ठीक है बेटा। आगे देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौनु हंसे देन कहीं नट जाए। अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया है। ठीक है। बतरस का अर्थ यहाँ बात रूपी रस से लिया गया है। ठीक है। बतरस का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? बात रूपी रस से लिया गया है। ठीक है। मुरली धरी लुकाई, लुकाई का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? छिपाने से लिया गया है। ठीक है। लुकाई का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? छिपाई से लिया गया है। ठीक है। छिपाने से लिया गया है। और दूसरा है नटी जाई, नटी जाई से मतलब यहाँ नट जाने से यानी मना करने से लिया गया है। ठीक है। और बहुनु का मतलब किससे लिया गया है? बहुं से लिया गया है। ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें किसके बारे में बताया है कि किस तरीके से नायिका जो नायक है, ठीक है, श्री कृष्ण है, नायक इसमें कौन है? श्री कृष्ण को बताया है। और नायिका किसको बताया है? राधा को बताया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से राधा श्री कृष्ण की मुरली को छिपा करके रख लेती है। और जब श्री कृष्ण उनसे अपनी मुरली के बारे में पूछते हैं तो राधा क्या कर देती है? उनको मना कर देती है। ठीक है बेटा। तो देखिए इसका अर्थ क्या कह रहे हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, कि इसमें कह रही है एक सखी दूसरी से क्या कह रही है? नायिका के यानी राधा के बारे में क्या कह रही है एक सखी दूसरी से? कि जो मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण जो श्री कृष्ण हैं उनकी मुरली को राधा ने छिपा कर रख लिया है। ठीक है बेटा। एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। लाल से मतलब यहाँ श्री कृष्ण से लिया गया है। ठीक है। कि बातों रूपी रस के लालच के कारण राधा ने श्री कृष्ण की मुरली को छुपा करके रख लिया है। ठीक है बेटा। सोह करे बहुनु हंसे देन कहीं नट जाए। देन से मतलब होता है देने के लिए कहने पर। देन कहे से मतलब किससे लिया गया है? देने के लिए कहने पर। ठीक है बेटा। तो सोह करे बहुनु हंसे देन कहीं नट जाए। यदि फिर श्री कृष्ण उनसे अपनी मुरली के बारे में कहते हैं तो यह क्या कहती है नायिका? कि शपथ खा लेती है कि मैंने तुम्हारी मुरली को नहीं ली है। ठीक है बेटा। तो क्या बताया है इसमें कि जब नायक अपनी मुरली को वापस देने के लिए कहता है तो नायिका न लेने की क्या खाती है? शपथ खाती है। और बाहों में ही वो हंस देती है और देने की मुरली देने की कहने पर वो नट जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जो नायिका है वो नायक की मुरली को अपने पास रख लेना चाहती है। ठीक है। उससे क्या सुनना चाहती है? वो मीठी मीठी बातें उस मुरली के माध्यम से सुनना चाहती है। इस तरह से वो शपथ खाने की, हंसने की और देने की ये सारी क्रियाएं करती हैं। ठीक है बेटा। तो एक बार इसका फिर से देख लीजिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, एक सखी दूसरी से कहती है किसके बारे में? नायिका या राधा के बारे में कहती है
कि बातों के, ठीक है, बातों के रस रूपी लालच के कारण श्री कृष्ण की मुरली को छिपा करके रख लिया है। किसने? राधा ने। ठीक है बेटा, कवि क्या कह रहे हैं इसमें? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। ठीक है, तो एक सखी दूसरी से कह रही है कि बातों रूपी रस के लालच के कारण नायिका ने श्री कृष्ण की मुरली को छिपा करके रख लिया है। सोह करे बहनु हंसे देन कहीं नट जाए। और जब नायक अपनी मुरली के बारे में नायिका से पूछते हैं तो वो न लेने की सोह करे, यानी वो न लेने की शपथ खाती है। बहनु हंसे और बोही बोहों में वो हंस देती है। देन कहीं नट जाए और मुरली देने के कहने पर वो मना कर देती है। अर्थात नायिका श्री कृष्ण की मुरली को हमेशा अपने पास रख लेना चाहती है और वो उसे मीठी मीठी बातें सुनना चाहती हैं। इस तरह से वो शपथ खाने की, बाहों में हंसने की, ठीक है, इस तरह की वो क्रियाएं करती हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए अब इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार का क्यों किया गया है? देखो बेटा, यहाँ पे क्या आया है? बातों रूपी रस के लालच के कारण। ठीक है, वो मुरली को किस तरह से छिपा करके रख लेती है? बातों रूपी रस के लालच के कारण मुरली को छिपा करके वो रख लेती है। ठीक है बेटा, तो कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है? रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और क्या, यानी बातों रूपी रस के लालच के कारण राधा श्री कृष्ण की मुरली को अपने पास में छिपा करके रख लेती है। ठीक है, और कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का, क्योंकि पूरे दोहों में जो बिहारी जी हैं उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, तो नायिका जो मुरली छिपाने के लिए जो क्रियाएं करती हैं तो उन क्रियाओं का वर्णन इसमें कवि ने किया है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है? नाची का अर्थ तो नाचने से लिया गया है। ठीक है बेटा, नाची का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? नाचने से लिया गया है। ठीक है, पावस का अर्थ किससे लिया गया है? वर्षा ऋतु से लिया गया है। ठीक है बेटा, पावस का अर्थ किससे लिया गया है? वर्षा ऋतु से लिया गया है। ठीक है, और नंदित का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? आनंदित या प्रसन्न होने से लिया गया है। ठीक है बेटा, नंदित का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? आनंदित या प्रसन्न होने से लिया गया है। और नंद किशोर का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? श्री कृष्ण से लिया गया है। ठीक है बेटा, नंद किशोर का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? श्री कृष्ण से लिया गया है। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया? बिनु पावस। बिनु पावस का अर्थ होता है बिना वर्षा ऋतु के। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए कि कवि ने इसमें क्या बताया है कि सखी क्या सोचती है, क्या कहती है कि वर्षा ऋतु मतलब बिना वर्षा ऋतु के, कि कोई वर्षा भी नहीं हो रही है और वन में मोर क्या करने लग गए हैं? नाचने लग गए हैं। इसका मतलब वो क्या निकालती है कि शायद श्री कृष्ण वन विहार के लिए निकल पड़े हैं, इसलिए उनका जो सांवला शरीर है, ठीक है, उसको देख करके मोरों को किसका भ्रम हो गया है? बादलों का भ्रम हो गया है। ठीक है, श्री कृष्ण के सांवले शरीर को देख करके मोरों को किसका भ्रम हो गया है? बादलों का भ्रम हो गया है, इसीलिए वो नाच रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो देखिए इसका अर्थ, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। ठीक है, तो सखी क्या कह रही हैं कि हे राधिका क्या बोल रही है सखी से, यानी नायिका अपनी सखी से क्या बोल रही है कि हे सखी, बिना वर्षा ऋतु के ही आज वन में अचानक मोर नाचने लग गए हैं। ठीक है बेटा, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस मोर, तो क्या बोल रही है सखी कि हे सखी, आज तो बिना वर्षा ऋतु के ही वन में मोर नाचने लग गए हैं। जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। वो क्या अंदाजा लगाती है कि शायद श्री कृष्ण वन विहार के लिए निकल पड़े हैं। ठीक है, और जो उनके सांवला शरीर है उसको देख करके मोरों को बादलों का भ्रम हो गया है, इसीलिए वो आनंदित होकर के नाचने लग गए हैं। ठीक है बेटा, क्या कह रही है इसमें सखी नायिका के बारे में? यानी नायिका अपनी सखी से क्या कह रही है कि नाची अचानक ही उठे बिन पावस मोर मोर। नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी,
आज बिना वर्षा ऋतु के ही वन में मोर नाचने लग गए हैं। जानती हो नंदित करी है दिसी नंद किशोर। वो क्या अंदाजा लगा रही हैं कि शायद आज नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण आज वन विहार के लिए निकल पड़े हैं और उनके उस सांवले शरीर को देख करके मोरों को बादलों का भ्रम हो गया है, इसलिए वो आनंदित होकर के नाचने लग गए हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें क्या कौन सी भावना का इसमें व्यक्त की गई है। तो देखिए इसमें जो किसका अंदाजा लगाती है कि शायद किसका भ्रम हो गया है, बादलों का भ्रम हो गया है उनको। ठीक है, मोरों को बादलों का भ्रम हो गया है श्री कृष्ण के रूप को देख करके, इसलिए वो आनंदित होकर के नाचने लग गए हैं। ठीक है, तो भ्रम हो गया है तो किसमें कौन से अलंकार का प्रयोग आ जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार का इसमें प्रयोग आ जाएगा। ठीक है बेटा, कौन से अलंकार का प्रयोग आ जाएगा इसमें, भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग आ जाएगा। ठीक है, और कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग आ जाएगा, कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग आ जाएगा, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग आ जाएगा। ठीक है बेटा, कौन सी भाषा का प्रयोग आ जाएगा, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए, लिखन बैठी जाकी छवि गही गई गरब गरूर, बहे न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया गया है, लिखन बैठी जाकी छवि। अब छवि से मतलब यहाँ किससे लिया गया है, रूप सौंदर्य से लिया गया है। ठीक है, छवि से मतलब यहाँ किससे लिया गया है, रूप सौंदर्य से लिया गया है। और गरूर का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है, अभिमान से लिया गया है। ठीक है बेटा, गरूर का मतलब यहाँ किससे लिया गया है, अभिमान से लिया गया है। ठीक है, और कूर का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है, मूर्ख से लिया गया है। चितेरे का अर्थ चित्रकार से लिया गया है। ठीक है, और गर्भ का अर्थ गर्व से लिया गया है। ठीक है बेटा, भय का मतलब हुए होता है। जगत का अर्थ किससे लिया गया है, संसार से लिया गया है। ठीक है, तो छवि का अर्थ तो यहाँ किससे लिया गया है, रूप सौंदर्य से लिया गया है। किसका रूप सौंदर्य है, नायिका का रूप सौंदर्य। ठीक है बेटा, किसका रूप सौंदर्य, राधा या नायिका का रूप सौंदर्य। और गर्भ का मतलब गर्व से लिया गया है। ठीक है, गरूर का अर्थ किससे लिया गया है, ठीक है, अभिमान से लिया गया है। जगत का अर्थ संसार से लिया गया है। ठीक है, और चितेरे का अर्थ क्या होता है, चित्रकार। चितेरे किसको बोलते हैं, चित्रकार को बोलते हैं। ठीक है बेटा, और कूर का अर्थ किससे लिया गया है, मूर्ख से लिया गया है। तो अब देखिए जो नायिका की सखी होती है, ठीक है बेटा, जो नायिका की सखी होती है वो नायिका के जो सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कह रही है। ठीक है, किससे कह रही है, नायक से कह रही है। यानी जो नायिका की सखी है वो नायक से नायिका के रूप सौंदर्य के बारे में कह रही है। ठीक है, क्या कह रही है, तो देखिए नायिका की जो सखी है वो कह रही है कि लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गरब गरूर, बहिना कहते जगत के जगत चतुर चितेरे कूर। अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया है कि जो बड़े बड़े चित्रकार हैं, ठीक है, वो नायिका का चित्र बनाने के लिए अभिमान पूर्वक बैठ गए। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं कवि इसमें कि लिखन बैठी जाकी छवि गही गई गरब गरूर, बहना कहते जगत के चतुर चितेरे कूर। इसमें सखी कह रही है, ठीक है, कि जो बड़े बड़े चित्रकार हैं वो नायिका का चित्र बनाने के लिए अभिमान पूर्वक बैठ गए, परंतु वो नायिका के जो रूप सौंदर्य है उसका सही चित्र नहीं बना सके। ठीक है, इसलिए वो मूर्ख बन करके लौट गए। और क्यों नहीं बना सके, क्योंकि पल पल में उनका जो रूप है वो परिवर्तित हो रहा था। ठीक है बेटा, जो चित्रकार हैं वो क्यों नहीं बना सके नायिका का चित्र, क्योंकि पल पल में उनका सौंदर्य क्या हो रहा था, परिवर्तित हो रहा था। ठीक है, इसलिए परिवर्तित हो रहा था, पल पल में जो सौंदर्य परिवर्तित होता है तो उसका चित्र बनाना क्या होता है, असंभव होता है। ठीक है बेटा, तो सखी क्या बोल रही है नायिका के रूप सौंदर्य के बारे में नायक से कि लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गरब गरूर, बहिना कहते जगत के जतुर चितेरे कूर। इसमें सखी कह रही है कि जो बड़े बड़े संसार के जो बड़े बड़े प्रसिद्ध, ठीक है, और चतुर जो चित्रकार हैं वो नायिका का चित्र बनाने के लिए अभिमान पूर्वक बैठ गए, परंतु वो नायिका का जो रूप सौंदर्य है उसका सही चित्र
नहीं बना सके, इसलिए वो मूर्ख बन करके यहाँ से लौट गए। अर्थात नायिका का जो पल पल में रूप बदल रहा था, रूप पल पल में जो परिवर्तित हो रहा था, पल पल में परिवर्तित होते हुए रूप का चित्र बनाना असंभव है। ठीक है बेटा, तो इसमें नायिका के किसका वर्णन किया गया है? रूप सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है कि किस तरह से उनका सौंदर्य अनुपम था। ठीक है, पल पल में परिवर्तित हो रहा था और जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो मूर्ख बन करके वहाँ से लौट गए थे। ठीक है बेटा, अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जो कवि हैं कौन सी भाषा का इसमें उन्होंने प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का उन्होंने इसमें प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, जो आगे के दोहे हैं वो हम कल पढ़ेंगे।